अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवती के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवती। उम्मीद है आप खैरियत से। नाज़रीन, अमेरिका के ट्रम्प के खसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ की और डोनाल्ड और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात काफी हद तक कामयाब रही है, और उस मुलाकात के बाद ट्रम्प और पुतिन की मुलाकात का मुकाम जो है वो मुत्तहदा अरब अमारात यूएई तय होने का इम्कान है। इसी मकसद के लिए यूएई के सरबराह शेख मोहम्मद जो हैं वो रूस के दारुल हुकूमत मास्को पहुंच गए हैं और पुतिन को दावत देंगे, और पुतिन को यूएई में ट्रम्प से मुलाकात के लिए बात करेंगे। अगर ट्रम्प की और पुतिन की मुलाकात मुमकिन हो जाती है, जिसके लिए इस वक्त सरतोड़ कोशिश हो रही है, कामयाब सफारतकारी की जा रही है, ट्रम्प ने अपना नुमाइंदा मॉस्को भेजा है और पुतिन से बात करने के लिए, और पुतिन से दरखास्त की है, तो फिर क्या सुलह होगी? हर बंदा ये सवाल कर रहा है। सुलह पुतिन की शराइत पे होगी, ये बात सबको पता है कि पुतिन की शराइत पे सुलह होगी। इस वक्त अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी शराइत पर पुतिन से मनवा सके। पुतिन की क्या शराइत होगी? पुतिन ने जो इलाके यूक्रेन के कब्जा किए हैं, पुतिन उनका कब्जा बरकरार रखेगा। आधे से ज्यादा मतलब 25-30% यूक्रेन पर, 4 सूबों पर रूस का कब्जा है, और रूस वो कब्जा बरकरार रखेगा और उन इलाकों को रूस में शामिल कर लेगा। तो इस 30% यूक्रेन तो क्या, उसके बाद बाकी क्या होगा? बाकी यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन ये ऐलान करेगा कि हम जेलेंस्की यूक्रेन को यूरोप में शामिल नहीं करेंगे, और जेलेंस्की ये इनकार करे, ऐलान करेगा कि वो गैर जानिबदार रहेगा। इसके बाद सीज फायर हो जाएगा, और इस सीज फायर के नतीजे में जेलेंस्की को कुछ नहीं मिलेगा, उसको यूरोप में एंट्री भी नहीं मिलेगी। जिस एंट्री के लिए सारी लड़ाई गई थी, 4 सूबे भी गंवा दिए, 30% यूक्रेन का कब्जा भी गंवा दिया, बंदे भी मरवा दिए, और देखा जाएगा तो जेलेंस्की को कुछ हासिल नहीं होगा। जिन मकासद के लिए रूस का मकसद था यूक्रेन को यूरोप में शामिल होने से रोकना, रूस का वो मकसद हासिल हो गया। रूस का मकसद था यूक्रेन के अहम इलाकों पर कब्जा करना, रूस ने कर लिया। रूस का मकसद था यूक्रेन को अपने दबाव में रखना, वो रूस कामयाब हो। यूरोप का कोई मकसद कामयाब नहीं हुआ, और अमेरिका का कोई मकसद कामयाब नहीं हुआ, बिलियन ऑफ डॉलर लगे। तो टेक्निकली पुतिन जो है इस लड़ाई से फातह के तौर पर निकलेंगे। उसके बाद पुतिन की जो गैस है वो यूरोप को सप्लाई होनी शुरू हो जाएगी, और काफी हद तक पाबंदियां जो है रूस पर जो अजाफी यूक्रेन जंग की वजह से लगी थी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ये तो है रूस और यूक्रेन का मंजरनामा, ये है पुतिन और ट्रम्प की मुलाकात का मंजरनामा। एक और मंजरनामा भी है, वो ये है कि मोदी हैं वो चीन जा रहे हैं शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में। हमें ये पता होना चाहिए कि 2020 से चीनी बाशिंदों पर भारत के वीजों पर पाबंदी थी, जो अब मोदी ने हालिया पाक भारत जंग के खात्मे के बाद और ट्रम्प से लड़ाई के बाद वो खत्म किया, और अब वो चीन जा रहे हैं। पीछे शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास हुआ था, आपको याद है, उसके मुश्तरका एलामिया पर भारत ने दस्तखत नहीं किया। लेकिन अब मोदी जो है वो चीन जाएंगे, और चीन के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या इसके नतीजे में कोई पाक चीन ताल्लुकात पर असर पड़ेगा? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये बहुत ही इब्तदाई स्टेज होगी भारत और चीन के ताल्लुकात ठीक करने में, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर रूस पर से पाबंदियां खत्म होती है, रूस का तेल यूरोप लेता है, क्या भारत पर से पाबंदियां खत्म हो जाएंगी, टैरिफ खत्म हो जाएंगे? मुझे नहीं नजर आते। उसमें ब्रिक्स का रौला भी सामने आ गया है। जो ब्रिक्स है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना है, जो डॉलर को मुतबादल करेंसीज की बात करती हैं, जब तक भारत ब्रिक्स का हिस्सा रहेगा, मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प जो है वो भारत पर से टैरिफ की पाबंदियां खत्म करेंगे या उनका टैरिफ खत्म करेंगे। ब्राजील के सदर ने टैरिफ पर ट्रम्प को ललकारा है, और कहा है कि मैं हम ट्रम्प की मिन्नतें नहीं करेंगे कि टैरिफ कम करें, हम डब्ल्यूटीओ में जाकर इस दरखास्त दायर करेंगे इज्तिमाई। तो ब्राजील तो लड़ने के मूड में है, पुतिन अपनी शराइत मना रहा है, चीन अपनी जगह अमेरिका से डील कर रहा है। ब्रिक्स में सबसे कमजोर तो फिर भारत है। ये जो सब अपनी अपनी डील कर लेंगे, भारत की डील कौन करेगा? भारत को ब्रिक्स रखनी है तो फिर अमेरिका नाराज करना है, अमेरिका रखना है तो ब्रिक्स छोड़ना है। ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती।
پھر چین جو ہے وہ برکس کی سربراہی بھارت کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹرمپ مزید پابندیاں لگانا چاہتا ہے. تو مودی کے لیے کافی مشکلات ہیں. اگر روس اور امریکہ کے درمیان برف پگھل بھی جاتی ہے تو اس کے بینیفیشری کوئی مودی نہیں ہو سکتا. یہ درست ہے کہ را کا چیف اجیت ڈوبل ماسکو میں ہے اور وہ مسلسل ماسکو میں ہیں جب سے امریکہ نے پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت بھی روس اور چین کے ساتھ جانا چاہتا ہے. بھارت امریکہ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا. بھارت مغرب کے ساتھ کچھ ممالک کے ساتھ اپنی ٹریڈ جاری رکھے گا لیکن امریکہ کے ساتھ جو اس کے مسائل ہیں جو بڑھ رہے ہیں ان کو وہ کس طرح حل کرنا اسے ان کا فوری حل نظر نہیں آتا. لہٰذا وہ امریکہ کے ساتھ تو ٹیرف وار کے علاوہ متبادل تلاش کر رہے ہیں. متبادل میں وہ چین سے اپنے تعلقات ٹھیک کر رہے ہیں. متبادل میں وہ روس کا تیل حاصل کرتا رہے گا. ایسا نہیں لگتا کہ مجھے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان اگلے چند مہینوں میں یا چند دنوں میں تو یہ ٹریڈ وار ختم ہو جائے گی اور یہ جو پابندیوں کی بات ہے ٹیرف کی بات ہے وہ ختم ہو جائے گی. مجھے یہ لمبا چلتا نظر آ رہا ہے. لیکن اس سب کے ساتھ مودی کے لیے جو مشکلات پیدا ہوں گی بھارت کے اندر ان پر ہمیں نظر رکھنی ہے. بی جے پی ان مسائل کی وجہ سے اگر بھارت کی معیشت گرتی ہے تو بی جے پی کے لیے مسائل ہوں گے. بی جے پی ان مسائل سے نکلنے کے لیے کیا مودی کی قربانی کر سکتی ہے؟ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ مودی کی بی جے پی پر گرفت کتنی ہے کیونکہ ستمبر میں وہ 75 سال کے ہو رہے ہیں اور یہ اصول مودی نے ہی بنایا تھا کہ جو 75 سال کا ہو جائے گا وہ سیاست سے لاگو ہو جائے. انہوں نے سیاست کی عمر 75 سال خود مقرر کی تھی. آر ایس ایس کے سربراہ بھی 75 سال کے ہو رہے ہیں. انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ آر ایس ایس کی سربراہی چھوڑ دیں گے. لیکن کیا مودی کو بھی وزارت عظمیٰ چھوڑنی ہے 75 سال کے ہو کر؟ اس کا ماحول ہمیں عالمی سطح پر بنتا بھی نظر آ رہا ہے اور بھارت کے اندر بنتا بھی نظر آ رہا ہے.